Hello friends, welcome back to your favorite channel Simple Literatures Lovers. Today I have brought another important and interesting work of English literature, and the work today I have brought is Upon Appleton House. This is very important poem of Puritan age, and this poem is written by Andrew Marvell. Today we will learn it, so without wasting any more time, let's begin. First of all, the poem comprises of 97 stanzas. इस पोएम में 97 स्टेंजास बनाए गए हैं. इट इज़ अ कंट्री हाउस पोएम डेडिकेटेड टू थॉमस फेयरफैक्स. थॉमस फेयरफैक्स कौन है ये मैं अभी आगे बताऊंगी, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में. ही वॉज द थर्ड लॉर्ड फेयरफैक्स बाय द वे. सो कंट्री हाउस पोएम्स क्या होती हैं? कंट्री हाउस पोएम्स जिनमें एक स्पीकर, एक पोएट डिस्क्राइब करता है किसी प्लेस को, किसी घर को स्पेशली, या फिर किसी मॉन्यूमेंट को जो कि उसके किसी वेल्दी फ्रेंड का हो या फिर किसी ओनर का हो. ठीक है, जिसका भी वो घर है, उसको की ब्यूटी को डिस्क्राइब करे जिस पोएम में, उस वर्क को हम क्या कहते हैं? कंट्री हाउस पोएम. द वर्क विच डिस्क्राइब्स द मॉन्यूमेंट और द हाउस ऑफ अ वेल्दी फ्रेंड ऑफ द पोएट or the master of the house, such kind of work that describes the beauty of the house, that work is country house poem. Fine. This work is based on To Penshurst by Ben Jonson. We need to remember this name, To Penshurst. Fine. And it was written by Ben Jonson. Then next is, the poem is written in 97 stanzas and analyzed into 6 sections. 97 स्टेंजाज हैं इसमें, और इसके फर्दर 6 सेक्शंस बनाए गए हैं. एंड हम सेक्शन बाय सेक्शन एक उसको रीड करेंगे और समझेंगे उसमें क्या बताया गया. फाइन. द फर्स्ट स्टेंजा इज comprises of first to 10 stanza, and it will tell you about the architecture of the house. What they have told about the architecture, we will come across this later on. आगे पढ़ेंगे हम. 11 से 35 तक उसमें जो बताया गया है वो है इजाबेला थ्वेट्स की हिस्ट्री. 36 to 46 they will tell you about the garden and the plants. 47 to 60 they will tell you about the meadows, what would be their fate. We will understand this. 61 to 81 is all about the wood. 82 to 97 is the work about river. First of all, architecture. This stanza contains 1 to 10 stanzas. Within this sober frame expect work of no foreign architect. These are the starting lines of the poem, and you know that questions are always being asked about the starting lines or the ending lines of the work. It is not only limited to the poems. Same thing can be done about the novels or the other works also. So we need to remember the starting and ending of most of the works, at least the important works. सो ये वाली पोएम भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो स्टार्टिंग की कुछ लाइंस है जो हमें ज़रूर पता होनी चाहिए, और एंडिंग लाइंस भी हमें मोस्टली वर्क्स की पता होनी चाहिए. सो क्या बताया जा रहा है इसमें? पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग द सिंप्लिसिटी ऑफ एप्पलटन हाउस. ये जो एप्पलटन हाउस है, वैसे तो ये एक बहुत बड़े फेमस और वेल्दी पर्सन का घर है, बट स्टिल द हाउस इज़ क्वाइट सिंपल एंड सोबर, एंड इट्स सिंप्लिसिटी इज़ जस्ट अनइमेजिबल. इसको बहुत लेविश और एक्स्ट्रावेजेंट चीज़ों से नहीं सजाया गया है. इंस्टेड इसकी सिंप्लिसिटी को बिल्कुल नेचर की सिंप्लिसिटी से कंपेयर किया गया है. जस्ट लाइक द नेचर हैव गिवन अ पर्टिकुलर पोजीशन एंड अ पर्टिकुलर प्लेस टू एवरीथिंग, वेदर इट इज़ लैंड, वेदर इट इज़ रिवर, वेदर इट इज़ माउंटेन्स और द हिल्स, वेदर इट इज़ द एनिमल्स, whether it is human beings. Nature has provided a particular space to every living organism and to everything of it that belongs to nature. It has given a particular place to everything. ठीक है, नेचर ने अपने हर एक कंपोनेंट को एक उसकी पर्टिकुलर जगह दी है. रिवर को अलग जगह बनाया है, वहीं लैंड एक अलग जगह कंप्राइज करती है अर्थ पे. ठीक है, एनिमल्स पानी में रहने वाले अलग हैं, ज़मीन पर रहने वाले अलग हैं. बिल्कुल उसी बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नेचर ने अपनी हर एक चीज़ को रखा है, अपने हर एक कंपोनेंट को रखा है. इन द सेम वे दिस एप्पलटन हाउस, ऑल द कंपोनेंट्स और ऑल द इंटीरियर मटेरियल विच इज़ प्रेजेंट इन दिस हाउस, everything is so much well organized and amazing. The house is very simple, sober and organized, as I just told you, just like the nature. How great things are arranged in less content. और क्या स्पेशलिटी है इस जगह की कि
बहुत कम एरिया में भी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी विद समथिंग ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, सच काइंड ऑफ वर्क हैज़ बीन पुटेड। ऐसी चीज़ों को बहुत कम जगह में बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा गया है। दिस इज़ व्हाट अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ द हाउस। नाउ वी कम टू द हिस्ट्री ऑफ फेयरफैक्स। हु वाज दैट फेयरफैक्स? दिस इट कंटेन्स स्टेंजास फ्रॉम 11 to 35. Nan Appleton Priory was a religious place where Appleton House was built, a place for Thomas Fairfax. He was the third Lord of Cameron. नन एप्पल्टन प्रायरी ये एक रिलीजियस जगह थी वहाँ पर, और ये जो एप्पल्टन हाउस जिसके बारे में हम अब यहाँ पढ़ रहे हैं, इस हाउस को किस जगह पर बिल्ड किया गया है? नन एप्पल्टन प्रायरी, इस जगह पर, जो कि एक रिलीजियस प्लेस था। और ये क्या था प्लेस? यहाँ पर उस टाइम पर नन एंड प्रीस्ट दे ऑल यूज्ड टू लिव टुगेदर। वो नन और प्रीस्ट यहाँ पर सारे एक साथ रहा करते थे। और इस जगह पर फर्दर एप्पल्टन हाउस को बनाया गया। क्यों बनाया गया? लेट्स लर्न इट। इजाबेला थ्वेट्स नन अलॉन्ग विद अदर नन्स यूज टू लिव हेयर। यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सभी नन एंड जो प्रीस्ट है वो यहाँ पर साथ में रहा करते थे। तो इन्हीं नन में से एक और नन थी जिनका नाम था इजाबेला थ्वेट्स। वो यहाँ पर रहा करती थी। प्रिंस विलियम फेयरफैक्स अराइव्ड देयर एंड फॉल इन लव विद इजाबेला बट कैंट मैरी हर एज शी वॉज नन। तो एक दिन यहाँ पर प्रिंस विलियम फेयरफैक्स आते हैं एंड व्हेन ही सॉ हर ही इंस्टेंटली फॉल इन लव विद हर। उनको उनसे प्यार हो जाता है, और जब उनको प्यार हो जाता है सो ऑफ कोर्स ही वांटेड टू मैरी हर। But the problem is Isabella Thwaites is a nun and she is born to her woes and woes of being nun. She is bound to her rituals of being nun. ओके तो वो उन रूल्स रेगुलेशंस को, नॉर्म्स को, रिचुअल्स को नहीं तोड़ सकती हैं क्योंकि वो एक नन है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल नन्स आर जस्ट नॉट अलाउड टू मैरी, दे आर जस्ट नॉट अलाउड टू गेट इन्वॉल्व इन टू द फिजिकल और द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ओके सो जो इजाबेला है वो शादी नहीं कर सकती हैं क्योंकि वो एक नन है। वहीं विलियम फेयरफैक्स को उनसे ट्रू लव हो गया है एंड ही वांट टू गेट सेटल डाउन विद हर, और वो उनसे ही शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वो नन है तो वो उनसे शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत डिलेमा में है कि वो क्या करें। Soon he got a lawful solution of the problem. उनकी इस डिलेमा का, इन कन्फ्यूजन का जल्दी एक लॉफुल तरीका भी निकल आता है। क्या है वो तरीका? He took legal authorization of that priory by dissolving it. प्रिंस विलियम फेयरफैक्स क्या करते हैं, उस नन प्रायरी, जो नन एप्पल्टन प्रायरी था, उसको ही खरीद लेते हैं, लीगल तरीके से खरीद लेते हैं, लीगल ऑथराइजेशन उस पर अपना कर लेते हैं और उसको डिज़ोल्व कर देते हैं। मींस जो वहाँ पर जो प्रायरी जो सेटअप की गई थी उसको ख़त्म कर देते हैं और उसको एक नॉर्मल प्लेस बना देते हैं जहाँ पर अब कोई नन और प्रीस्ट नहीं रहते हैं, उस पर अपना ओनरशिप वो कर लेते हैं। ठीक है, ही मेड इजाबेला फ्री फ्रॉम हर नन रिचुअल्स एंड फाइनली मैरी हर। और इस तरीके से क्या करते हैं, ही फाइनली मेड इजाबेला फ्री फ्रॉम ऑल हर रिचुअल्स ऑफ बीइंग नन एंड उनको फ्री करने के बाद वो फाइनली, अब वो नन नहीं रही हैं तो अब वो अलाउ है किसी बाहर पर्सन से शादी करने के लिए। फाइनली वो दोनों क्या शादी कर लेते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, सॉरी हियर आई एम गोइंग टू टेल यू सम डिटेल और सम हिस्ट्री ऑफ दिस फेयरफैक्स फैमिली। जो थॉमस फेयरफैक्स थे, ही वॉज द फर्स्ट लॉर्ड ऑफ कैमरून। He had further 4 sons. The first son was Ferdinando. He became the second lord of Cameroon. ठीक है, थॉमस फेयरफैक्स के बाद सेकंड, उनके जो सेकंड फेयरफैक्स जो कैमरून के बने थे वो कौन थे? फर्डिनेंडो। देन हिज नेक्स्ट सन इज विलियम फेयरफैक्स, जिनके बारे में अभी हमने हिस्ट्री ये पढ़ी। थर्ड सन इज जॉन फेयरफैक्स and the fourth son is Henry Fairfax. John and Henry, they both died in a battle that ये दोनों, they both were fighting in another country and they both were serving as a knight there. But here William Fairfax, so उनके बस 2 ही बेटे बचे, Ferdinando and William Fairfax. William Fairfax, he got married to Isabella Thwaites, जो कि हमने अभी पढ़ा, and they both gave birth to Sir Thomas Fairfax. Don't get confused with both these similar names. Sir Thomas Fairfax is the son of William Fairfax and Isabella Thwaites, and Thomas Fairfax is the first Lord of Cameroon. Okay, Sir Thomas Fairfax have daughter
and her name is Mary Fairfax. And here it comes our एंड्रू मार्वल. एंड्रू मार्वल हमारे यहीं सर थॉमस फेयरफैक्स के साथ उनके घर में रहते थे और उनकी बेटी यानी कि मैरी फेयरफैक्स को ट्यूशन क्लासेस दिया करते थे, उनको पढ़ाते थे. सो इन्हीं दोनों को डेडिकेट करते हुए एंड्रू मार्वल ने ये पोएम लिखी है, अपॉन एपल्टन हाउस. The garden and the plants, lovers got unite there and gave birth to their son Sir Thomas Fairfax. जैसे कि मैंने बताया विलियम फेयरफैक्स एंड इजाबेला थ्वेट्स ने फाइनली शादी कर ली एंड दे गेव बर्थ टू सर थॉमस फेयरफैक्स. उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम था सर थॉमस फेयरफैक्स. Later when Fairfax got retired, he decided to convert this place into fortress. अब वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ जी रहे हैं दोनों साथ, बट जैसे जैसे टाइम पास आता गया, विलियम फेयरफैक्स ने डिसाइड किया कि वो अब इस घर को एक मॉन्यूमेंट में कन्वर्ट कर देंगे, एक पब्लिक प्लेस में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, तो जब वो रिटायर होंगे उन्होंने यही काम किया, उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया. नाउ इट कम्स द मीडोज, स्टैंजास फ्रॉम 47 to 60. It compare meadows and grass of the place to Old Testament of Israel and Parliament army. Flood will come and overtake these meadows. What the poet wants to say, compare meadows and the grass of the place to Old Testament of Israel and Parliament. Actually हमारे जो सर थॉमस फेयरफैक्स थे, he was the companion of Oliver Cromwell in Commonwealth, and there he was not very much happy with the actions and the way of working of Oliver Cromwell. He was getting overshadowed by his actions. So what he decided to resign the company and companionship of Oliver Cromwell, and he was also the follower of Charles I and Charles II. So इन्होंने उनको ही सपोर्ट करना डिसाइड किया एंड इन्होंने कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जल्दी क्विट कर दिया, रिज़ाइन कर दिया. सो ही वॉज नॉट वेरी मच हैप्पी विद ऑलिवर क्रॉमवेल एंड हिज कंपेनियनशिप. तो जब वो उनसे खुश नहीं थे, इसीलिए क्योंकि एंड्रू मार्वल ने बेसिकली सर थॉमस फेयरफैक्स को ही डेडिकेट करी है ये पोएम. तो उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यहाँ पर इन मीडोज़ को कंपेयर किया है किससे, विद ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ इज़राइल्स एंड पार्लियामेंट आर्मी. जैसे कि हमें पता है कि जो ओलिवर क्रोमवेल्स हैं और एंड जो कॉमनवेल्थ है, उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रिजिडनेस कंट्री में सेट कर दी गई थी, थिएटर्स बंद करवा दिए गए थे, ऑल सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स हैड बीन क्लोज एट दैट टाइम. सो यहाँ पे इसी तरीके से पार्लियामेंट आर्मी और टेस्टामेंट को इन मीडोज़ से कंपेयर किया गया है और ये कहा गया है कि बिल्कुल इसी तरीके से एक दिन फ्लड आएगी और इन सारी मीडोज़ को यानी कि इन सारी पार्लियामेंट्स आर्मी को बहा ले जाएगी, ख़त्म कर देगी. तो उन्हीं को डेडिकेट करते हुए एंड्रू मार्वल यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कैसे मीडोज़ एक दिन ख़त्म हो जाएंगी. वुड्स stanza from 61 to 81. Woods of the garden were giving sanctuaries in the form of green growing bark. अब मीडोज से बाहर निकल के क्या है, जो वहाँ पर जो वुड्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, वो एक ग्रीन ओवरऑल एक ग्रीन लुक दे रहे हैं उस जगह को, एकदम ग्रोइंग ग्रीन कलर है. एंड दिस ग्रोइंग ग्रीन कलर इज जस्ट लाइक दिस सेंचुरी. It feels like a century have been developed all around that Appleton house. तो उसी सेंचुरी को यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ग्रीन कलर से डिस्क्राइब किया गया है. पेड़ पौधे एक सेंचुरी बना रहे हैं घर के चारों तरफ. प्लेस ऑफ पैराडाइज वेयर द बर्ड्स आर सिंगिंग चैंटिंग सॉन्ग. इस प्लेस को उन्होंने क्या बताया है, पैराडाइज बताया है और बता रहे हैं कि यहाँ पर जो बर्ड्स हैं, they are not only chirping, instead their sound is representing like the enchanting song. Their sound is representing the enchanting song of that time. ऐसा लग रहा है जैसे बर्ड सिर्फ चहचहा ही नहीं रही हैं, वो मंत्र गा रही हैं, वो भजन गा रही हैं. एंड वुड्स बिकम द टेम्पल रिफ्लेक्टिंग ग्लोरी ऑफ द गॉड. और जो ये पेड़ हैं बड़े बड़े, ये क्या बन गए हैं, टेम्पल. और हर टेम्पल में एज यू नो क्या होते हैं, गॉड होते हैं. ऐसा लग रहा है जैसे कि ये टेम्पल कहीं ना कहीं गॉड को ही रिजेंबल कर रहे हैं, गॉड की ही प्रतिमा हमें दिखा रहे हैं. ठीक है, तो ये बताया गया है वुड्स स्टैंजा फ्रॉम 61 to 81.
Last stanza is about river. Speaker is describing arrival of Mary Fairfax and compare her with Edenic Garden. अब स्पीकर क्या कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे अराइवल ऑफ मैरी फेयरफैक्स, ही इज डिस्क्राइबिंग अराइवल ऑफ मैरी फेयरफैक्स, ऐसा लग रहा है जैसे मैरी फेयरफैक्स अब वापस आ रही है, क्योंकि उन्हीं को डेडिकेट करते हुए लिखी थी उन्होंने, सर थॉमस फेयरफैक्स एंड मैरी फेयरफैक्स को डेडिकेट करते हुए उन्होंने पोएम लिखी थी. सो नाउ द स्पीकर इज सेइंग कि ऐसा लग रहा है जैसे मैरी फेयरफैक्स अब इस गार्डन में, इस एपल्टन गार्डन में एंट्री कर रही हैं. एंड उन्होंने इस गार्डन को किससे कंपेयर किया है? एडनिक गार्डन. एडनिक गार्डन रिमेंबर पैराडाइज लॉस्ट रिटन बाय जॉन मिल्टन, वहाँ पर गार्डन ऑफ ईडन था. इन्होंने इस गार्डन की ब्यूटी को बिल्कुल उसी पैराडाइज फुल गार्डन से कंपेयर किया है. इट फील्स लाइक कि ये गार्डन बिल्कुल उस उसी गार्डन ईडन गार्डन से कंपेयर करते हुए बताया कि ये गार्डन भी बिल्कुल ईडन गार्डन की तरह बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है. और इस ब्यूटीफुल गार्डन में कौन एंट्री कर रही है? मैरी फेयरफैक्स. एंड ये जो गार्डन है अब उसका वेलकम करेगा. मीडोज आर स्प्रेड लाइक कारपेट इन ऑर्डर टू वेलकम हर. जो मीडोज, जिनको पुराने वाली मीडोज को तो फ्लड बहा कर लेके जा चुकी है, सो अब जो नई मीडोज यहाँ पर हैं उनको क्या, वो बिछ गई हैं कारपेट की तरह और मैरी फेयरफैक्स का वेलकम कर रही हैं. रिवर इज एक्टिंग लाइक मिरर एंड फ्लावर्स ऑफ द गार्डन बिकेम क्राउन ऑफ द मैरी फेयरफैक्स. जो मिरर यहाँ, जो नदियाँ यहाँ पर बह रही हैं, दे आर एक्टिंग लाइक द मिरर. वो ऐसे एक्ट कर रही हैं जैसे वो मिरर बन गई हैं. इसमें मैरी फेयरफैक्स अपने आप को देख सकती हैं. और जो यहाँ पर जो फ्लावर्स हैं, इस गार्डन के जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, वो सब मैरी फेयरफैक्स के सिर के ऊपर एकदम क्राउन की तरह सज गए हैं. वो क्राउन बना रहे हैं मैरी फेयरफैक्स के लिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ओवरवेल्म्ड तरीके से पोइट ने यहाँ पर इस प्लेस की एंड मैरी फेयरफैक्स एंड सर थॉमस फेयरफैक्स को प्रेज किया है एंड उनको कहीं ना कहीं फ्लैटर भी किया है. वुड्स आर गिविंग प्राइवेट स्पेस टू हर. जो यहाँ पर ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये मैरी फेयरफैक्स को प्राइवेट स्पेस दे रहे हैं उनको, ताकि वो अपने नज़रों से बच के अपने आप को पर्सनल स्पेस दे सकें. कंक्लूडेड बाय सेइंग दैट एपल्टन इज रीस्टोर्ड एज एन ईडन गार्डन. ये जगह बिल्कुल ऐसी लग रही है, इन्होंने लास्ट में बोलते हैं जैसे ईडन गार्डन बहुत सुंदर है, इस गार्डन ने भी अपने आप को बिल्कुल उसी तरीके से कंस्ट्रक्ट कर लिया है, रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है और रीस्टोर कर लिया है. फाइन, दैट्स ऑल व्हाट दिस पोएम टेल्स अबाउट. थैंक यू. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you so much.